आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की बुक स्टैटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपके पास सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस आती हैं, जैसे रेस्ट, मोशन, बॉडी, मैटर, स्पेस, पाथ। तो इन सभी की डेफिनेशंस को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक सी डेफिनेशन आती है रेस्ट की। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। मतलब कि अगर आपके पास, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ये रेस्ट के ऊपर पड़ा है। मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और ये रेस्ट के ऊपर हम कब कहेंगे, जब हमारा टाइम चेंज हो रहा है। टाइम चेंज हो रहा है और हमारे एनवायरनमेंट में भी चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पर रहेगा, तब हम इस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि ये रेस्ट पर है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट मैंने 1 मिनट बाद देखा, फिर मैंने 5 मिनट बाद देखा, फिर 10 मिनट बाद, फिर 1 घंटे बाद। तो जब भी मैं इसको देख रही हूँ टाइम के साथ, यानी टाइम तो चेंज हो रहा है, कभी 10 मिनट हुआ, फिर उसके बाद में 1 घंटा हुआ, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर रहा। तब हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है और इसके सराउंडिंग्स मूव कर रहे हैं। सराउंडिंग्स ऑटोमेटिक टाइम के साथ कुछ सराउंडिंग हमारे मूव होंगे और कुछ नहीं होंगे। तो जो नहीं होंगे टाइम के साथ मूव, तो उसे हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है। मोशन पे कब होगा, जब हमारा टाइम के साथ ये ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है। अब मैंने 1 मिनट बाद देखा तो ये यहाँ पर मुझे मिला, फिर मैंने 10 मिनट बाद देखा तो ये कुछ इस पोजीशन पर मुझे मिला। तो ये जो मूवमेंट हो रही है टाइम के साथ, तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट 1 मिनट बाद मुझे यहाँ दिख रहा है, फिर 10 मिनट बाद मुझे यहाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये टाइम के साथ मूव कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट टाइम के साथ मूव करे तब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। मोशन 3 टाइप्स के होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। तो इन सभी तीनों को हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन कौन से होते हैं, जो हमारे एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करते हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब जैसे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन के अंदर है, लेकिन ये सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है, तो ऐसे मूवमेंट को हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन शो कर रहा है। अगर मान लीजिए सर्कुलर में, अगर मैंने एक स्ट्रिंग ली और स्ट्रिंग को मैंने पकड़ लिया और मैंने उसके अंदर एक बांध लिया, मान लीजिए कोई भी सपोज करो पत्थर बांध लिया, तो अगर मैं इस स्ट्रिंग को यूं मूव करूंगी तो ये सर्कुलर मोशन के अंदर मेरा पत्थर आ जाएगा। तो पत्थर कौन सा मूवमेंट शो कर रहा है, ये सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। तो ये मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यानी पत्थर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये एक सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, क्योंकि ये सर्कल के अंदर ही मूव कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होता है, आपके पास पेंडुलम क्लॉक देखी होगी। तो पेंडुलम क्लॉक के अंदर ये जो बॉब है, जो बॉब हमारा स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ होता है, ये वाइब्रेट करता है अपनी पोजीशन से। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है, एक्सट्रीम से फिर मीन पे आता है, मीन से फिर एक्सट्रीम पर जाता है। तो ये जो मोशन शो करता है, कुछ देर बाद ये यहाँ पर होता है, फिर यहाँ पर। तो ये जो मोशन शो करता है, ये टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन मतलब कि ये जो बॉब है, ये हमारा वाइब्रेट कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन के अंदर। तो ऐसे मोशन जो आगे पीछे मूव करे यानी वाइब्रेट करे, तो उन्हें हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। हमारा ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन में है। नेक्स्ट है हमारे पास पाथ। तो मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट है, ये टाइम के साथ मूव कर रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट मेरा मोशन में है और मोशन में ये कुछ इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया। तो ये यहाँ से यहाँ आने के लिए इसने कौन सा पाथ चूज किया, मतलब कि कुछ होते हैं जो ऐसे ऐसे करके इस तरीके से टेढ़े मेढ़े रास्ते से आते हैं, और कुछ होते हैं ये सीधे ही आ जाते हैं, और कुछ होते हैं लॉन्ग रूट लेकर आते हैं। तो कौन सा मैंने कर्व चूज की, वो होता है हमारे ऑब्जेक्ट का पाथ। अगर मैं सीधा सीधा घर गई तो ये सीधा सीधा मेरा, ये जो मेरी स्ट्रेट लाइन है, ये मेरा पाथ है। और अगर मैं लॉन्ग रूट से आई तो ये मेरे, इस बार ये मेरे ऑब्जेक्ट का पाथ होगा।
अब बात कर लेते हैं स्पेस क्या है। रीजन इन विच इवेंट्स टेक प्लेस इज कॉल्ड स्पेस। मतलब कि स्पेस तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम मानकर चलें एक छोटा सा स्पेस, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस स्क्वायर को स्पेस मान लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इस स्क्वायर को जिसको मैंने स्पेस माना है, इसके अंदर से अगर मैं यहाँ से पेन पास करवाऊँ और यहाँ से मान लीजिए मैंने पेन पास कराया है, इस बॉक्स जो मैंने माना है इसके अंदर से, जो मैंने स्पेस मानी है इसके अंदर से मैंने पेन पास करवाया है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि ये जो पेन आया और गया, यहाँ पर ये एक इवेंट टेक प्लेस हुआ कि मेरा पेन मैंने पास करवाया है। तो ये कुछ जो भी कुछ हो रहा है, तो जिस रीजन के अंदर कोई भी इवेंट टेक प्लेस हो रहा है उसे हम स्पेस कहेंगे। मैटर, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये आप बहुत छोटी क्लासेस में पढ़कर आए हो कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है तो वो मैटर है। अगर मान लीजिए ये मेरे पास खाली स्पेस है, इसके ऊपर मैं अगर चौक रख दूं तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का मेरा सरफेस ऑक्यूपाई हो गया। अगर सरफेस ऑक्यूपाई हो गया मतलब कि यहाँ पर मैं कोई वर्क नहीं कर सकती। वो सभी चीज़ें मैटर है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे कि आपके घर के अंदर कितना सारा सामान है, अगर एक बार के लिए सोचो कि आपके घर में कुछ नहीं है तो आपके पास स्पेस बहुत ज़्यादा दिखेगी, लेकिन जैसे ही अगर आप इन सभी चीज़ों को भर देते हो घर के अंदर तो आपके पास स्पेस कम हो जाती है। तो यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपने घर के अंदर रखे हैं वो मैटर हैं जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक बॉक्स है जो कि मैटर है, यानी कि वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ये मैटर बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं, बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स इसके अंदर लगते हैं तो वो एक मैटर बनाते हैं। तो इसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे पार्टिकल को। और बॉडी क्या होती है, जो इसके आउटर सरफेस होती है, ये हमारी बॉडी होती है। अगर आप अलमीरा को देखोगे तो अलमीरा के अंदर जब आप कपड़े मतलब कि आप डालते हो वो स्पेस तो खाली होती है, लेकिन जब आप उसको बंद करते हो, क्लोज करते हो अलमीरा को, तो वो जो क्लोज्ड अलमीरा है ये आपकी बॉडी है। इसके अंदर चाहे स्पेस है या नहीं है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। और बॉडी भी कई टाइप्स की होती हैं। अगर जिस पर फोर्स लगाया जाए तो वो पिचक जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं, रेयरफ्रैक्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से बॉडीज भी कई टाइप की हैं, लेकिन हमने स्टडी करना है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है ये सेम रहता है। और ये ना ही अपना, और जो रिजिड बॉडी है ये पूरी होल क्यूब जो है मेरा, ये ना ही अपनी शेप चेंज करेगा और ना ही अपनी साइज चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ना ही अपनी शेप चेंज करेगा और ना ही अपना साइज चेंज करेगा। अगर हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स भी लगाएंगे तो भी ये अपनी शेप और साइज नहीं चेंज करेगा। तो ऐसी बॉडीज को हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो मास ऑफ अ बॉडी क्या होता है, मास हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। सो मास, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, ये मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, ये कई सारे ब्लॉक्स से मिलकर बनी है। तो ब्लॉक्स हमारे पास क्या है, मैटर हैं। ब्लॉक्स हमारे पास मैटर का वर्क कर रहे हैं इस टाइम। और ये जो बॉडी है ये कितने क्वांटिटी ऑफ मैटर से मिलकर बनी है, ये उसका होता है मास। अब मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं। तो मैकेनिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। यानी कि जब हम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के मोशन की स्टडी करते हैं तो फिजिक्स में उस ब्रांच को कहा जाता है मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स 3 टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। तो देख लेते हैं ये क्या है तीनों एक बार। इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट्स की रेस्ट पर स्टडी करते हैं तो उस मैकेनिक्स को हम बोलते हैं स्टैटिक्स। और जब हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करते हैं तब हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स सेम है, लेकिन काइनेमैटिक्स में हम
मोशन करने वाले कॉजेज को स्टडी नहीं करते, और डायनामिक्स में हम मोशन करने वाले कॉजेज को या फिर फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, जैसे कौन से किसके कारण ऑब्जेक्ट में मोशन हुआ। सो अब हम बात करते हैं द मेजरिंग प्रोसेस की। तो मेजरिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमारे पास होती है यूनिट। यूनिट क्या है? द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी विच हैज एसेंशियली द सेम नेचर दैट ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट जो हम चूज करते हैं क्वांटिटी का, वो सेम नेचर का होता है जो हम क्वांटिटी लेते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने शक्कर लेनी है, तो शक्कर के लिए मैं मीटर या फिर किलोमीटर या फिर सेकंड्स के अंदर तो मैं उसे मेज़र नहीं कर सकती। मैं उसे मेज़र करने के लिए उसी के जैसी मेजरमेंट लूँगी। तो वो जो मैं सूटेबल मेजरमेंट लूँगी मेरे सामान के अकॉर्डिंग, तो उसे हम कहेंगे कि ये यूनिट ऑफ द क्वांटिटी है। तो अगर मैंने शक्कर लेनी है, मैंने 1 kg मैंने शक्कर लेनी है, तो इसको मैं किलोग्राम में मेज़र करूँगी। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? लेंथ, मास और टाइम जो है ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। और फंडामेंटल यूनिट्स कौन से होते हैं? जो हम लेंथ, मास और टाइम को मेज़र करने के लिए यूनिट्स लेते हैं, उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स, जो हम फंडामेंटल यूनिट्स से डिराइव करते हैं, उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। जो हम फंडामेंटल यूनिट्स से ऑब्टेन करते हैं, जो यूनिट्स हम फंडामेंटल यूनिट्स से ऑब्टेन करते हैं, उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स 3 टाइप्स का होता है: सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर सभी के अंदर आपको याद रखना है कि लेंथ, मास और टाइम की यूनिट्स की ही बात करेंगे। सीजीएस सिस्टम क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच यूजेस, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो यूज करता है सेंटीमीटर लेंथ के लिए, ग्राम, मीटर, ग्राम मास के लिए, सेकंड टाइम के लिए, एज फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड एज फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स के रूप के अंदर यूज होते हैं सीजीएस सिस्टम के अंदर, जैसे लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड। और नेक्स्ट एमकेएस सिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच यूजेस, जो यूज़ करता है किसको? मीटर, किलोग्राम और सेकंड को। मीटर को लेंथ के लिए और किलोग्राम को मास के लिए और सेकंड को टाइम के लिए ये फंडामेंटल यूनिट्स के तौर पर यूज़ होते हैं। एफपीएस सिस्टम के अंदर ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है। ब्रिटिश के टाइम का जब वो यूज़ करते थे तो वो एफपीएस सिस्टम यूज़ करते थे, जो कि है फुट, पाउंड, सेकंड। फुट लेंथ के लिए यूज करते थे, पाउंड मास के लिए और सेकंड टाइम के लिए। एफपीएस सिस्टम में ये फंडामेंटल यूनिट्स लेंथ, मास और टाइम के लिए यूज होते थे। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं फोर्स क्या है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और इफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसका कहने का मतलब ये है कि फोर्स, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है या फिर वो मोशन के अंदर मूव कर रहा है, तो इस ऐसे केस के अंदर अगर मुझे रुकी हुई चीज़ को चलाना है या फिर मोशन में चीज़ को, जो मेरी चीज़ मोशन में है उसे मुझे रोकना है, तो इस केस के अंदर मैं कुछ फोर्स अप्लाई करूँगी तो मेरी रेस्ट वाली चीज़ मोशन में आ जाएगी और मोशन वाली चीज़ रेस्ट पर आ जाएगी। इन अदर वर्ड्स, a force is completely specified by its magnitude, its direction and point of application. फोर्स को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि हमारे पास नंबर की टर्म्स के अंदर, नंबर की फॉर्म्स के अंदर आएगा फोर्स। जैसे कि मैंने 5 न्यूटन लगाना है तो 6 न्यूटन लगाना है किसी चीज़ के ऊपर फोर्स, तो वो मेरी जो 6, 5 जो नंबर्स हैं ये मेरे मैग्नीट्यूड हैं, या फिर कोई भी अदर वेरिएबल जो है ये मेरा मैग्नीट्यूड है। इट्स डायरेक्शन, यानी कि उसकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि मुझे किस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगानी है। अगर मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन के अलोंग और मुझे इसे रोकना है, और अगर मैं फोर्स अप्लाई कर दूं इसी ही डायरेक्शन के अलोंग, तो फिर ये मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, आगे हो जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो इसके लिए आपको
डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और किस पॉइंट पर लगाना है। अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं फोर्स लगा दूं इस साइड पर, मान लीजिए ये मूव कर रहा है इस साइड में और मैं फोर्स लगा दूं इस साइड पर, तो ये तो मेरा ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर जाएगा, यानी कि ये तो रोटेट हो जाएगा। तो मुझे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी मुझे कहाँ पर फोर्स लगानी है ये भी मुझे पता होना चाहिए। नेक्स्ट है वेट। तो वेट क्या होता है? द फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड इट्स वेट। यानी कि जो बॉडी है वो जिस फोर्स के साथ सेंटर ऑफ अर्थ के साथ अट्रैक्ट हो रही है उसे हम कहेंगे उसका वेट। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ फोर्स। सो यूनिट ऑफ फोर्स ये टू टाइप्स की होती है, एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट। और एब्सोल्यूट यूनिट टू टाइप्स की होती है, एमकेएस सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में। एमकेएस सिस्टम में एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स है न्यूटन, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। तो न्यूटन की न्यूटन की डेफिनेशन है कि 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। यानी कि अगर 1 किलोग्राम की बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए फोर्स लगाने पर, तो उसे हम कहेंगे कि वो फोर्स 1 न्यूटन फोर्स है। और 1 न्यूटन फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा है एब्सोल्यूट यूनिट इन सीजीएस सिस्टम। सो सीजीएस सिस्टम में एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स है डाइन। सो हम कब कहेंगे कि हमारी कोई भी फोर्स 1 डाइन के इक्वल है या नहीं? तब कहेंगे फोर्स लगाने पर अगर हम 1 ग्राम की बॉडी को 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव करा पाएंगे, तब हम कहेंगे कि हमने जो फोर्स लगाई है वो 1 डाइन के इक्वल है। सो 1 डाइन इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट। यूनिट ऑफ फोर्स के अंदर सेकंड टाइप है ग्रेविटेशनल यूनिट, और ये भी 2 टाइप्स में है, एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। सो एमकेएस सिस्टम ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट है 1 किलोग्राम वेट, इसे हम किलोग्राम वेट से डिनोट करते हैं। 1 किलोग्राम वेट फोर्स हम कब कहेंगे? 1 किलोग्राम वेट फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। तो जब हम 1 किलोग्राम वेट फोर्स कब कहेंगे? जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और हम 1 किलोग्राम मास वाली बॉडी को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से अगर उसको मूव करवाते हैं, तब हमने जो फोर्स लगाई है वो 1 किलोग्राम वेट के इक्वल होगी। सो 1 किलोग्राम वेट इक्वल्स टू 1 किलोग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हमारा इक्वल हो जाता है 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये किसकी यूनिट है? ये न्यूटन की यूनिट है। तो इसका मतलब 1 किलोग्राम वेट इक्वल हो जाता है 9.8 न्यूटन के। और सीजीएस सिस्टम ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है? ये ग्राम वेट है, ग्राम वेट फोर्स। तो कभी भी हम कब कहेंगे कि हमारे पास हमने 1 ग्राम वेट फोर्स लगाई है? तब कहेंगे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं 1 ग्राम के मास वाली बॉडी पर और एक्सेलरेट करवाते हैं 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, तब हम कहेंगे कि हमने जो फोर्स अप्लाई की है वो ग्राम वेट फोर्स है। तो 1 ग्राम वेट इक्वल्स टू 1 ग्राम इंटू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाता है 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है? ये डाइन की यूनिट है। तो इसको हम लिख सकते हैं 980 डाइन। तो इसका मतलब 1 ग्राम वेट इक्वल है 980 डाइन के। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देख लेते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट यूनिट में एमकेएस और सीजीएस के बीच का रिलेशन और ग्रेविटेशनल यूनिट में एमकेएस और सीजीएस यूनिट के बीच का रिलेशन। जैसे कि हमें पता है कि 1 न्यूटन इक्वल है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो अगर मैं इनको टर्म को खोल दूं, यानी कि किलोग्राम की वैल्यू ग्राम में, मीटर की वैल्यू सेंटीमीटर में पुट कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास 10 की पावर आ जाएगी 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर ये हमारे पास यूनिट है डाइन की। सो इसलिए हमारे पास 1 न्यूटन इक्वल आ जाएगा 10 टू पावर 5 डाइन की।
नेक्स्ट अब देख लेते हैं 1 किलोग्राम वेट की। सो 1 किलोग्राम वेट इक्वल होता है 9.8 न्यूटन की, ये हम पीछे पढ़कर आए हैं। और न्यूटन इक्वल है, अभी हमने देखा 1 न्यूटन इक्वल है 10⁵ डाइन के। तो अगर मैं न्यूटन की जगह 10⁵ डाइन पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा इक्वल टू 9.8 इंटू 10⁵ डाइन। और अगर मैं 9.8 का ये डेसिमल हटा दूं तो मेरे पास आ जाएगा 1000 इंटू 980 डाइन। तो 980 डाइन ये हमारे पास क्या है, ये 1 ग्राम वेट है। तो 1 किलोग्राम वेट इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1000 ग्राम वेट के। तो ये थे रिलेशनशिप्स। सो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। तो फोर्सेस को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, एक्शन एंड रिएक्शन, टेंशन एंड थ्रस्ट और अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। एक्शन एंड रिएक्शन में आपके पास कोई भी चीज़ है, कोई भी बॉडी है, तो अगर आप एक्शन करोगे, अगर वो बॉडी एक्शन करेगी तो उसको रिएक्शन भी मिलेगी। अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक वॉल है, अगर मैंने इस पर एक बॉल थ्रो की, मैंने यहाँ से इस पर वॉल पर बॉल थ्रो की, तो ये वॉल जो है ये भी हमें कुछ रिएक्शन देगी। यानी कि अगर मैंने बॉल थ्रो की है तो ये मेरे पास, ये मेरा एक्शन है वॉल के ऊपर, तो ये मैंने वॉल के ऊपर एक्शन किया है बॉल के थ्रू। तो अब वॉल मेरे को रिएक्शन देगी, यानी कि मुझे उसका जवाब देगी, तो वो होता है हमारा रिएक्शन। तो ये बॉल मेरे को क्या जवाब देगी, ये फिर से मेरे पास बॉल को वापस, सो ये वॉल मेरे पास क्या जवाब देगी, ये फिर से मेरे पास बॉल को थ्रो कर देगी। तो ये हो गया एक्शन एंड रिएक्शन, यानी कि अगर कोई भी बॉडी एक्शन करेगी तो उसको रिएक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है टेंशन एंड थ्रस्ट। टेंशन एंड थ्रस्ट, टेंशन एंड थ्रस्ट ये जो फोर्स है ये स्ट्रिंग्स पर या फिर धागों पर, इस ऐसी चीज़ों में अप्लाई होती है। तो ये स्ट्रिंग्स पर अप्लाई होती है टेंशन एंड थ्रस्ट। अगर मान लीजिए ये मेरे पास कोई बॉडी है और ये टाइड है विद अ स्ट्रिंग, तो अगर मान लीजिए ये कोई टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रिंग पड़ी है, अगर मैंने इसको खींचना स्टार्ट किया तो ये कुछ इस तरीके की स्ट्रिंग बन जाएगी। तो अगर खींचूंगी तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स आएगी वो उसे हम कहेंगे टेंशन। और नेक्स्ट होती है दूसरी थ्रस्ट। अगर मान लीजिए मैंने 2 बॉडीज ली और 2 बॉडीज को मैंने इस बार रोड के साथ कनेक्ट कर दिया, तो रोड के अंदर अगर मैं मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पुश करूँ, यहाँ से इसको फोर्स अप्लाई करूँगी, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही हिलकर मूव होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही इस डायरेक्शन के अंदर मूव होगा। तो ये जो पुश करके जो मैंने रोड के अंदर ये जो फोर्स अप्लाई की है, ये थ्रस्ट है, ये दबाव के कारण बनती है। यानी कि दोनों बॉक्सेस के बीच में अगर मैंने यहाँ से पुश किया, कुछ वेट इस बॉक्स का था और इस बॉक्स के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई की, तो यानी कि ये इसके अंदर, रोड के अंदर इस तरीके का दबाव आया। तो दबाव आने के कारण जो फोर्स बनती है उसे हम कहते हैं थ्रस्ट। नेक्स्ट है अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये हमारी मैग्नेट्स के अंदर देखने को मिलती है। अगर मान लीजिए मैंने 2 मैग्नेट्स ली, एक का पोल है नॉर्थ पोल साउथ पोल, दूसरी का भी इसी तरीके में और इसी डायरेक्शन में नॉर्थ पोल साउथ पोल है। तो अगर मैंने एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर इन दोनों मैग्नेट्स को रखा और मैंने अगर हाथ के अंदर फील किया, तो यहाँ पर मुझे अट्रैक्शन देखने को मिलेगी। यानी कि वो फोर्स जो हमें दिख नहीं रही लेकिन फिर भी यहाँ पर अट्रैक्शन हो रही है, तो ऐसी फोर्स अट्रैक्शन होती है। यानी कि जो फोर्स हमें दिख नहीं रही लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को क्लोज खींचती है, वैसी फोर्स को हम अट्रैक्शन बोलते हैं। अब जैसे कि अगर मैंने सेकंड टाइम में दोनों मैग्नेट ली, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पर भी मैंने साउथ पोल और नॉर्थ पोल कर दिया, यानी कि ऑपोजिट कर दी। एक मैग्नेट को अगर मैंने ऑपोजिट कर दिया तो यहाँ पर मुझे क्या फील हुआ, यहाँ पर मुझे रिपल्शन फील हुई। यानी कि ऐसी फोर्स जो कि हमें दिख नहीं रही लेकिन दोनों एंड्स को दूर भगा रही है, तो ऐसी फोर्स को हम रिपल्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। सो अगर हमारी फोर्स, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर हमारी फोर्स लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू दूसरी बॉडी की तरफ जा रही है, तब हम कहेंगे कि हमारा ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस है। यानी कि अगर मान लीजिए ये मेरा पेन है, यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर कोई फोर्स लगाई, तो फोर्स लगाने के बाद में वो जो पॉइंट है वो मूव करेगा। यानी कि अगर मैंने इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाई तो मेरा पेन जो है मूव कर गया। यानी कि अगर मैं दूसरे पॉइंट की तरफ भी फोर्स लगाती हूँ इसी डायरेक्शन में, तो भी मेरा पेन मूव करेगा। यानी कि अगर मैं पेन के किसी भी इस लाइन ऑफ एक्शन के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाऊंगी तो मेरा पेन उसी फोर्स के साथ मूव करेगा जो मैं लगाऊंगी।